नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जिसमें साहित्य और व्याकरण से संबंधित हम प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और एक एक प्रश्न के साथ उनके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखते हुए, तथ्यों को भी देखते हुए, बार बार रिवीजन करते हुए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के माध्यम से हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो आज जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं या हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इस तरह आप लोगों को प्रश्न को ध्यान से समझना है, पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा गया है पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया है। तो देख लेते हैं कौन सा जो साहित्यकार है इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया अब तक। तो देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा मनु भंडारी। जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, तीनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और इन तीनों को किस सन में और उनकी किन रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये हम देख लेते हैं। मनु भंडारी जी को अपनी रचना एक कहानी यह पर भी 2008 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे नहीं दिया गया। तो उसके बाद जैनेन्द्र कुमार को 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भगवती चरण वर्मा को 1961 में भूले बिसरे चित्र रचना पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विष रचना पर यह पुरस्कार दिया गया। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को उसकी रचना भूले बिसरे चित्र, अमृतलाल नागर को अमृत और विष, और जो है उस जैनेन्द्र जी को मुक्तिबोध रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मनु भंडारी को एक कहानी यह पर भी जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है 2008 के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो खूंटियों पर टंगे लोग निम्नलिखित में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो और अन्य रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन किया था अज्ञे जी ने, तो तीसरे सप्तक के कवियों में शामिल है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो देख लेते हैं। काठ की हांडिया 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982। ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की और अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञे जी द्वारा किए गए सप्तक जो है तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने 1943 में किया। द्वितीय 43 द्वितीय सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने 1951 में किया और तृतीय सप्तक का 1959 में और चौथे सप्तक का 1979 में। इस प्रकार से आप लोगों को इनको बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है और इनके अंतर्गत आने वाले जो है कवियों को भी आपको बार बार रिवाइज करना है कि प्रथम सप्तक में कौन कौन कवि रहे, द्वितीय सप्तक में कौन कौन कवि रहे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है अवश्य ही परीक्षा में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा देने वाले जो साहित्यकार हैं वो रहे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म जो है 24 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बेजे गांव में हुआ। उनके पिता ने उन्हें ज्योतिषी की शिक्षा दिलानी चाहिए, लेकिन उनका मन ज्योतिषी में नहीं लगा। उन्हें अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाया, परंतु उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। जब स्कूल में वह पढ़ न सके तो घर पर इस स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा सीख ली थी, पर इन पर अच्छी पकड़ बना ली और इन भाषाओं पर मतलब स्वाध्याय ही कर उन्होंने जो है और अन्य भाषाएं सीख ली थी हिंदी के अलावा। तो वह आप लोगों को
प्रताप नारायण मिश्र जी की बुद्धि ऐसी बुद्धि के व्यक्ति रहे थे जो कि बहुत ही जल्दी जो है एक हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बुद्धि वाले के व्यक्ति रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इन पर जो है इन्होंने बाद में जो है कई पुस्तकों का भी अनुवाद किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के काल में हिंदुस्तान जैसा प्रसिद्ध नारा देकर देश को एकजुट होने का संदेश भी दिया है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचनाओं में भारत दुर्दशा, लोकोक्ति शतक, कली कौतुक और श्री प्रेम पुराण, हट्टी अमीर कई बार पूछा जाता है भाई परीक्षा में। और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन भी किया है। उन्होंने 40 पुस्तकों की रचना की है, करीब लगभग 40 पुस्तकों की रचना की है इन्होंने प्रताप नारायण मिश्र ने। उनकी साहित्यिक विशेषता थी कि उन्होंने दांत, बो, वृद्ध, धोखा, बात, मूछ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों में हास्य व्यंग्य शैली की पुटता भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है वो 14 सितंबर 1949 को। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी ने राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक माना है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये कथन किसका है? कई बार परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। 1918 में इंदौर के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि मेरा मत यह है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये आप सभी को पता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और सरस्वती पत्रिका का जो संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका कार्यभार कब से कब तक संभाला? 1903 से लेकर 1920 तक। यह पत्रिका 1900 से इलाहाबाद से शुरू हुई, जिनके जो शुरुआती वर्षों में श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती का संपादन किया था। 1901 में श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया था इस पत्रिका का। और इससे पहले 1900 में जो है चिंतामणि घोष जी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। साहित्यकारों में सर्वोच्च स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्यकारों में सर्वोच्च स्थान पर है। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बालाबोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं भी निकाली थी और इस पत्रिका ने खड़ी बोली को परिष्कृत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में योगदान दिया। यानी सरस्वती पत्रिका के संबंध में कहा गया है कि इस पत्रिका ने खड़ी बोली को परिष्कृत रूप देने और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में भी अपना योगदान दिया। बाद में इनके संपादक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल और श्रीनाथ सिंह आदि रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 6, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी हिंदी के रूप में ये विकसित हुई। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित जुड़ी हुई कुछ और अन्य तथ्य। दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों में प्राय किसी न किसी मात्रा में खड़ी बोली से निकटता दिखाई पड़ती है। इनकी कुछ रचनाएं तो ऐसी है जो उत्तर भारत में खड़ी बोली की रचनाओं के रूप में विख्यात है। उदाहरण के लिए वल्ली दक्षिणी की यह गज़ल, जिसे इसका तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों न भारी लगे, ये जो पंक्ति है ये दक्कनी लेखक द्वारा लिखी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों की रचनाएं भी खड़ी बोली हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती रही है। ख्वाजा बंदा नवाब तथा मुल्ला वजही की रचनाओं में एक एक पंक्ति के उदाहरण जो है इससे हमें पता चलता है, देख सकते हैं। जैसे कि
उनकी जो और अन्य पंक्तियाँ हैं दक्षिणी लेखकों की, मैं इश्क उस पीव का जिसने मुझे जीव दिया, सूरज यूं है रंग आसमानी मने की, खिलिया कमल फूल पानी मने। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक खड़ी बोली पर आधारित साहित्यिक भाषा को हिंदी या हिंदवी की संज्ञा दी जाती है, यानी उससे पहले जो लिखी गई थी जो भाषाएं उसे हम हिंदी या हिंदवी कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? मध्यकाल में राजकाज की जो भाषा थी उसे फारसी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में जो है फारसी भाषा को मान्यता प्राप्त थी। तो ये पूछा हुआ है मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में जो है किस भाषा को मान्यता प्राप्त थी? तो फारसी भाषा को मान्यता मिली हुई थी राजकाज की भाषा के रूप में। उसके बाद अगला कथन देख लेते हैं। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये कहा है धूमिल जी ने। उनकी नज़र में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। और 9 नवंबर 1936 को बनारस के खेलवली गांव में सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म हुआ। कवि धूमिल की कविताएं अपने समय से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। सड़क से संसद तक इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। नामक कविताओं का जो ये एक संग्रह है, सड़क से संसद तक कविता संग्रह है धूमिल जी का, ये एक प्रसिद्ध कविता संग्रह रहा है और जो सन 1971 में प्रकाशन में आया। इसमें भय, भूख, अकाल, सत्वलुप्तता और अंतहीन भटकाव को रेखांकित किया गया है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये पंक्ति भी कई बार परीक्षा में पूछी जाती है धूमिल जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 9। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हालतनामा है। ये प्रश्न भी कई बार देखने को मिला है। तो ये भी जो है धूमिल जी की ही कथन है, धूमिल जी का ही की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 10। प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा? मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी को जो है गल्प नाम दिया है। उसके बाद बात करें आगे। मुंशी प्रेमचंद का रचना संसार इतना विराट है कि इस लेख में विस्तार से लिख पाना संभव नहीं है। फिर भी इतना अवश्य बताया जा सकता है कि लगभग जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियाँ रही, 15 उपन्यास रहे, 3 नाटक रहे और 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने जनसाधारण की भावनाएं, तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा हुआ है नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से नीलम देश की राजकन्या रचना के रचनाकार रहे हैं जैनेन्द्र जी। कहानी संग्रह रहे हैं जैनेन्द्र जी के फांसी 1929, वायातायान 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, दो चिड़िया 1935। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल नामक कहानी के लेखक है भगवान दीन। लाला भगवान दीन जी द्वारा लिखी गई कहानी प्लेग की चुड़ैल। भगवान दीन का जन्म 1869 ईस्वी और 1958 में इनका मृत्यु हो गई थी और भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं जो है कई संस्थाओं के ये संस्थापक भी रहे हैं। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से भी भूषित किया जा चुका है। भगवान दास की रचनाओं में प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है प्लेग की चुड़ैल, जो कि कहानी विदा की रचना है। उर्दू बेगम भी इनकी कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। बुद्धगुप्त व चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुद्धगुप्त व चंपा निम्नलिखित में से आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद की स्वतंत्रतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति करने वाली एक कहानी है। यह नायिका प्रधान कहानी मानी जाती है और इस कहानी में नायिका चंपा है। यह जयशंकर प्रसाद का तीसरा कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में जो है हुआ। उसके बाद देख लेते हैं इसमें संकलित कहानियों की कुल संख्या कितनी है? 19 बताई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाशदीप में कुल कितनी कहानियों को संकलित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 19। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अम्बराहिसिम कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक रहे हैं विषम साहनी जी। विषम साहनी जी की ये कहानी हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी परंपरा के अग्रणी लेखक माने जाते हैं विषम साहनी जी। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, प्रेमचंद जी के अग्रणी लेखक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो विषम साहनी जी को माना गया है। और 1975 ईस्वी में तमस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उपन्यासों में शामिल है विषम साहनी जी के, जो कि प्रसिद्ध उपन्यास है झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर। और कहानी संग्रह में शामिल है मेरी प्रिय कहानियाँ, भाग्य रेखा, वागचू, निशाचर। नाटक में शामिल है हानुश 1977, माधवी 1984, कबीरा खड़ा बाजार में 1985, मुआवजे 1993 और आत्मकथा रही है विषम साहनी जी की बलराज माय मदर्स। बाल कथा में शामिल है गुलेल का खेल। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। साकेत महाकाव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? साकेत महाकाव्य में निम्नलिखित में से जो है आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक भी माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जनगणमन के स्वर सुनाई पड़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं में शामिल है हेमंत, साकेत, रंग में भंग, झनकार, भारत भारती, द्वापर, जयदत्तवर्त, पंचवटी, त्रिपगथा, कुणाल गीत, द्वापर, काबा और करबला इत्यादि जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है मैथिली शरण गुप्त जी की। ये भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले भारतीय लेखक कौन रहे हैं? तो प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय लेखक निम्नलिखित में से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास एक अंग्रेजी राजमोहन की पत्नी 1864 था। तो इनके उपन्यास का नाम है भाई एक अंग्रेजी राजमोहन की पत्नी, जिसका समय 1864 है। उन्होंने अपने धार्मिक और दार्शनिक निबंध भी अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था। वंदे मातरम एक बंगाली कविता है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1870 के दशक में लिखा था और पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। उसके बाद देख लेते हैं यह कविता राजनीति सक्रियता और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के लिए लोकप्रिय गीत बना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अन्य उपन्यासों में सभी भाषाएं शामिल रही है, जैसे कि आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला देवी चौधरानी। ये सभी उपन्यास जो है बंकिम चंद्र जी के काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, वंदे मातरम, ये कई रचनाएं ऐसी है जो आपको जीके के प्रश्नों में भी देखने को मिल सकती है। जनरल नॉलेज जो कि हमारा 20 नंबर के जो जीके की क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, उसमें भी आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में निम्नलिखित में से 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। आई थिंक ये प्रश्न हम जो है पहले कर चुके हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो शायद हम ये प्रश्न पहले कर चुके हैं भाई। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव जो है निम्नलिखित में से उत्साह है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार के साथ स्पर्धा करने वाला जो है वो है हमारा वीर रस। श्रृंगार, रौद्र और विभत्स के साथ वीर को भी भरत मुनि ने मूल रसों में परिणित किया है और वीर रस से ही अद्भुत रस की उत्पत्ति बतलाई गई है। वीर रस का वर्ण स्वर्ण तथा गौर तथा देवता। वीर रस का वर्ण है वो स्वर्ण अथवा गौर है तथा देवता इसका इंद्र माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है वीर रस का देवता कौन कहा जाता है? तो इंद्र को वीर रस का देवता कहा जाता है। यह उत्तम प्रकृति वालों से संबंध है तथा इसका स्थायी भाव उत्साह है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह।
अभिनवगुप्त ने तो उत्साह को शांत रस का भी स्थायी भाव माना है। कुछ लोग उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव नहीं मानते। ये भी जब हम काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे तब आप लोगों को एक एक तथ्यों को, एक एक बिंदुओं को आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस विद्वान ने किस रस का स्थायी भाव क्या माना है, किस विद्वान ने कितने रस माने हैं, शांत रस के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, और जो है भरत मुनि ने कुल कितने रसों की संख्या कितनी मानी है, भरत मुनि ने निम्नलिखित में से कौन से रस को रसों में स्थान नहीं दिया। इस प्रकार रस संबंधी जब हम पढ़ेंगे जब आप लोगों को सभी प्रश्न क्लियर होते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से 1936 में की गई। भाई ऑप्शन में 35 नहीं है यहाँ पर। अगर भारत में पूछ लिया जाए, भारत में जो है 1936 में की गई प्रगतिशील लेखक संघ की, लेकिन बिल्कुल प्रथम बार प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पूछ ली जाए तो 1935 में की गई है। तो देख लेते हैं, तथ्य के माध्यम से बढ़ते हैं आगे। 1935 में एम फोस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में संपन्न प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रथम अधिवेशन की एक शाखा भारत में 1936 में सज्जाद जाहिर व डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से स्थापित हुई और लखनऊ में आयोजित इस संस्था के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने की। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। कला का जोखिम निबंध के रचनाकार कौन है? तो कला का जोखिम जो निबंध है वो निम्नलिखित में से निर्मल वर्मा जी का है। तो देख लेते हैं आगे निर्मल वर्मा जी के और अन्य उपन्यास। रात का रिपोर्ट, एक चित्रा शुक्ल, लाल टीन की छत, वे दिन उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। इनका अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ था, अंतिम अरण्य। उनकी 100 से अधिक कहानियाँ कई संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कि परिंदे, कौवे, काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख है। उसके बाद देख लेते हैं भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती रचना के रचयिता निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी जो है साकेत की रचना भी इन्होंने की, भारत भारती की रचना भी रंग में भंग, लगभग जो है 19 जो इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। उसके बाद देख लेते हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों की रचना की है। तो देख लेते हैं इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की जो ये रचनाएं हैं उनके संबंध में भी थोड़े थोड़े पॉइंट जो है, कुछ पॉइंटों को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि परीक्षा में आपको इनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर सको। तो देख लेते हैं सबसे पहले साकेत मैथिली शरण गुप्त की अमर कीर्ति मानी जाती है। इस कीर्ति में राम के भाई लक्ष्मण के प्रति उर्मिला के विरह का जो वर्णन उर्मिला के विरह का जो चित्रण गुप्त जी ने किया है वो अन्य इस प्रकार से विरह से संबंधित जो चित्रण है वो हमें अन्य किसी रचना में देखने को नहीं मिलता। बढ़ते हैं आगे। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कीर्तियाँ हैं जो 1912-13 में लिखी गई। उसके बाद जो है रंग में भंग जो रचना है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का पहला रचना काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की खड़ी बोली की प्रथम महत्वपूर्ण मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का बड़ा योगदान रहा है। और साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी मानी जाती है ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। इनकी प्रमुख काव्य कीर्तियाँ है जयशंकर प्रसाद जी की, उनमें शामिल है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल। और इन 5 कहानी संग्रहों में प्रसाद जी की कुल 70 कहानियाँ हैं, जिसमें कि हमने आकाशद्वीप में देखा ही था
की 19 जो रचनाओं को संकलित किया है, कहानियों को संकलित किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो मीराबाई को निम्नलिखित में से जो है रैदास की शिष्या माना जाता है। रैदास की शिष्या रही मीराबाई और रैदास जी के गुरु कौन है? वो है रामानंद जी। रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं रैदास जी। तो गुरु रविदास तथा रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत रहे हैं। इनका नाम गुरु रविदास है, वही रैदास भी कहा जा सकता है। और इनका जो मध्यकाल में ये भारतीय संत परंपरा के प्रसिद्ध संतों में शामिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। रैदास ने जो जात पात के अंत विरोध में कार्य किया है। रैदास सतगुरु तथा जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। रैदास जी को सतगुरु अथवा जगत गुरु की उपाधि से भी नवाजित किया गया है। रैदास ने रैदासिया अथवा रविदासिया पंथ की स्थापना भी की है। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। मृत्यु इनकी 1546 में। 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवियत्री रही है। मीराबाई ने कृष्ण भक्त के सपूत पदों की रचना की है और संत रैदास तथा रविदास इनके गुरु हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका रचना के रचनाकार रहे हैं रसखान जी। प्रेम वाटिका भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कीर्ति है। इस कीर्ति की रचना 1671 ईस्वी में की गई और रसखान की इन कीर्ति। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रतिभोज निबंध किसका है? तो प्रतिभोज निबंध निम्नलिखित में से वो है गुलाब राय जी का। उसके बाद देख लेते हैं गुलाब राय जी की और अन्य रचनाएं। तो गुलाब राय जी का जन्म 17 जनवरी 1888 ईस्वी में और मृत्यु 13 अप्रैल 1963 ईस्वी में हुई। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार के रूप में गुलाब राय जी ने जो है हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे हमेशा सरल साहित्य को प्रमुखता देते हैं जिससे हिंदी भाषा जन जन तक पहुंच सके। हिंदी भाषा जन जन तक पहुंच सके। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने ये समझाने की भी कोशिश की है। प्रबंध प्रभाकर निबंध संग्रह 1933 ईस्वी, निबंध रत्नाकर 1934, कुछ उथले कुछ गहरे निबंध संग्रह है इनका और सन 1955 में मेरे निबंध संग्रह 1956, अध्याय और स्वाध्याय सन 1956 में, जीवन रश्मियाँ निबंध संग्रह सन 1962 में और निबंध माला निबंध संग्रह 1962 में। ये इनकी जो है निबंध संग्रह रही है जिनमें कि कुछ उथले कुछ गहरे इनका प्रसिद्ध निबंध रहा है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नवरस नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, जीवन पशु या ठलुआ कल्ब जी हैं। ठलुआ कल्ब है ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना रही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं गुलाब राय जी की। गुलाब राय जी कुछ उथले कुछ गहरे ये और ठुलवा कल्प ये दो अधिक प्रसिद्ध रचनाएं रही है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 26। कला का जोखिम निबंध संग्रह किसका है? तो कला का जोखिम निबंध संग्रह है निर्मल वर्मा जी का। निर्मल वर्मा जी का एक चित्राशुक, लालटीन की छठ, वे दिन उपन्यास है। ये हम जो है पढ़ चुके हैं भाई पहले इस प्रश्न को। जो इनका अंतिम उपन्यास 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ अंतिम अर्ण। उनकी 100 से अधिक कहानियाँ, कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 27। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन रहे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं। इसी के निश्चयानुसार 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व में पहला सम्मेलन हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 28।
शुद्ध कविता की खोज नामक रचना किसकी है? 1966 में लिखी गई शुद्ध कविता की खोज नामक रचना जो है निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर जी की है। उन्होंने कविता और शुद्ध कविता, शुद्ध कविता का इतिहास, शुद्ध कविता का इतिहास भाग 2, शुद्ध कविता का इतिहास भाग 1 और शुद्ध कविता का इतिहास भाग 2, कविता में दोहरता, काव्य शुद्ध काव्य की सीमाएं, परिभाषाहीन विद्रोह, मिनीषी और समाज, ये इम्पोर्टेंट है भाई इनका, कला में व्यक्तित्व और चरित्र, कला का संन्यास और साहित्य में आधुनिक बोध, पाठों के जरिए जहाँ जहाँ से सामग्रियाँ बटोरकर शुद्धतावादी आंदोलन का इतिहास इन्होंने खड़ा किया और कविता को की अनेक समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण से भी विचार किया। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर हमारे 29 प्रश्न नंबर देख लेते हैं भाई। हरियोज जी ने कौन सी रचना ब्रज भाषा में की है? तो हरियोज जी द्वारा जो है रस कलश जो है ब्रज भाषा में लिखी जाने वाली रचना है। हरियोज जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में कविताएं की है, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में है। हरियोज जी की प्रमुख रचनाएं जो है प्रिय प्रवास 1914, कवि सम्राट विदेही वनवास जो है 1940, पारिजात 1937, रस कलश 1940, चुभते चुभते 1932, चोखे चुभते 1924। अयोध्या उपाध्याय सिंह ने खड़ी बोली में साहित्य का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं भाई। प्रिय प्रवास से संबंधित ही प्रश्न है हमारा। इस रचना का पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप कहा माना जाता है, तो ये नाम रहा है प्रिय प्रवास का पूर्व का नाम जो है ब्रजांगना विलाप। उसके बाद देख लेते हैं महाकाव्य प्रिय प्रवास में कवि ने राधा को केवल कृष्ण को हृदय श्री रसमंडन की सखी परम सुंदरी अल्लड़ प्रेम विहिल आदि के रूपों में चित्रण नहीं किया, बल्कि श्री कृष्ण जैसे राष्ट्र नेता की विवेकिनी सहचारी के रूप में चित्रित किया है। यानी लोक रंजन न होकर इस रचना में राधा कृष्ण का जो चरित्र है वो लोक रंजन न होकर के, लोक रंजन यानी कि मनोरंजन, केवल मनोरंजन न होकर के वे इनका जो चित्रण है वो लोक रक्षक के रूप में जो है किया गया है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लोक रंजन या लोक रक्षक के संबंध में लोक रंजन का चरित्र प्रस्तुत नहीं किया गया राधा कृष्ण का, बल्कि लोक रक्षक के रूप में किया गया है। जिस प्रकार से रामचरितमानस के अंतर्गत जो है तुलसीदास ने राम का चरित्र वहाँ पर लोक रक्षक के रूप में दिखाया गया है। और साथ ही जो है राम की शक्ति पूजा जो निराला जी का महाकाव्य है उसमें भी जो है उन्होंने राम को लोक रक्षक के रूप में वहाँ पर चित्रित किया गया है। तो लोक रंजन न होकर के लोक रक्षक को यहाँ पर इनके चरित्र को प्रस्तुत किया है, राधा और कृष्ण को। तो इस प्रकार से हमने हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 30 प्रश्नों को आज की क्लास के अंतर्गत कर लिया है और इसी प्रैक्टिस सेट को हम आगे और अन्य प्रश्नों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। भैया अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक किया करो। लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक नई वीडियो के साथ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ताकि बार बार तथ्यों की आपको इसी तरह रिवीजन होती रहे और सभी तथ्य इतनी बार आपको रिवाइज हो जाए कि आप परीक्षा में जब बैठो तो आपको ये लगे ये प्रश्न भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों की तैयारी कराना चाह रही हूँ कि अधिक से अधिक बार तथ्यों की रिवीजन और नए नए प्रश्नों को, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम जो है लेकर के चल रहे हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।